हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। कोरोना काल लेकर के फिर मैं हाजिर हूं। सुदेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो महानुभाव बैठे हैं जो कि पिछले भागों में अलग अलग इंटरव्यूज़ देके गए थे, लेकिन आज मौका आया है इनको एक साथ लेने का। और आज हम विश्लेषण करते हैं कोरोना का विश्लेषण, यानी कि जो कोरोना काल हुआ है, यानी कि पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि जज्बात और इरादों से भरा हुआ और आंसुओं की बौछारों से भरा हुआ यह काल रहा है। यानी कि यहाँ पर जिन लोगों के मस्तिष्क में कभी यह शब्द नहीं आया कि परेशानी होता क्या है, अक्सर वो लोग अब परेशानी से जूझ रहे हैं और वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आप बने रहिए हमारे साथ और निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले मैं अपने मेहमानों से मिला देता हूँ। सूरज सिंह परमार फ्रॉम धौलपुर और अमनदीप फ्रॉम 6H अनूपगढ़ से। तो आज दो अलग अलग जिलों से, यूं कह सकते हैं कि उत्तर और पश्चिम से जुड़े हुए मेरे मेहमान हैं। आज हम बात करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है सर, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो कोरोना काल में ये देसी जो माइक है इसके ऊपर आपको क्या कहना है, पहले तो आप ये बताइए और फिर आपका स्वागत करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो आपने ये जो अपन कह सकते हैं कि देसी जुगाड़ बहुत अच्छा है। स्वागत है आपका। और दूसरी बार आप हमारे चैनल पे आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पिछला वीडियो हमारा काफ़ी ट्रेंडिंग में गया था और आपकी जो वाणी है और आपकी जो डिबेट है वो काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, इसलिए धन्यवाद तो मैं आपका करता हूँ बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आपका कि आपने जो एक निजी शिक्षक की मेरे ज़रिए से जो एक टीस थी, एक नाराज़गी थी सरकार के प्रति, हमने वो रखी। देखो अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है मामला। अपना वापस रखेंगे। हो सकता है कि आपके माध्यम से फिर उसी मुद्दे पर वापस आकर के मिले अगर हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई तो। और इसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर। दूसरे मेहमान हैं जिनका नाम है अमनदीप। अमनदीप जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि मैं आप दोनों को इंटरफेस कर सकूं। हाँ, अब ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप भी पिछले भाग में हैं जो आ चुके हैं और आपको भी काफ़ी लोगों ने देखा है, पसंद किया है। दूसरी बार आप यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको यहाँ पर आकर के दूसरी बार आपको कैसा लग रहा है, संक्षिप्त शब्दों में बताने की कोशिश कीजिएगा। सर हमें आपके चैनल पर आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर आपने हमें दोबारा मौका दिया। तो आज हम डिबेट शुरू करते हैं। दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है और विनम्र अनुरोध है कि आप भी ज़रा इस पर एक नज़र डालिएगा। सबसे पहला सवाल है और मैं मेरे मेहमानों से कहना चाहूँगा, तीखे सवाल आएंगे, तीखे प्रश्न आएंगे, तीखे प्रश्नों का तीखा उत्तर सुनने को आपको मिलेगा, इसलिए आप बने रहिए। सर, कोरोना काल हुआ, पहले दिन से लॉकडाउन नहीं लगा, काफ़ी मरीज़ थे, एयरपोर्ट को चीर के वो अपने घर आ गए, उसके बाद में सरकार जागी। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देर तो हुई लेकिन सर देर से पहले, बहुत देर होने से पहले जाग गए। ये सत्य है कि हमने थोड़ी सी देरी की कि लोगों को बाहर से आने से नहीं रोक पाए। अगर शायद, जहाँ तक मेरी सोच है, कि जो हमने लॉकडाउन 24 मार्च को किया उसको जैसे कि थोड़ा सा मार्च के फर्स्ट वीक में या पहले मार्च से कर देते, या जो इंटरनेशनल हवाई यात्राएं हैं उनको अपन हम रोक देते, तो हो सकता है कि इस मामले में थोड़ी सी राहत और मिलती। हो सकता है या होना चाहिए? संक्षिप्त उत्तर और सटीक उत्तर चाहिए मेरे को। हो सकता है या होना चाहिए? होना चाहिए था। होना चाहिए था। होना चाहिए था क्योंकि जो अपने भारत सरकार है उसको पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि चीन के हालात बहुत ख़राब थे। और उससे समय जो राहुल गांधी थे वो इटली से आए हुए थे, जनवरी में आए थे, तो उन्होंने भी बोला था कि जो इटली में कोरोना का काल है वो बहुत भयंकर तरीके से कोरोना वायरस है वो फैल चुका है और इस कारण भारत में लॉकडाउन लगना आवश्यक है। क्यों होना चाहिए? इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में आप समझते हैं 1 घंटे में व्यवस्थाएं सुचारू हो सकती है क्या? इसके लिए पहले रोड मैप तैयार नहीं किया जाता? आपके ख्याल में 1 मिनट में हो जाना चाहिए? नहीं सर, इसमें क्या है कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार से यह दरख्वास्त करनी चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह पहले जनता को जागरूक करना चाहिए था, क्योंकि लोग
क्योंकि मजदूर होते हैं वो अपने गांव छोड़कर दूर दूर शहरों में जैसे मुंबई या जयपुर है लोग काम करते हैं। तो अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते क्या करते आप? हम एक हफ्ता पहले बता देते कि देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा कोरोना महामारी को लेकर, और लॉकडाउन लगाया जाएगा और जो भी लोग हैं अपने अपने निश्चित स्थानों पर जहां वो कम से कम 1 या 2 साल आसानी से रह सकते हैं वहां पहुंचने की, यानी कि वहां पहुंच सकते हैं और बस यात्रा या रेल यात्रा के द्वारा अपनी यात्रा संपूर्ण करें। आज की डेट में भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा शाम तक, आज की डेट में पूरे विश्व के अंदर। तो 6.5 लाख मरीजों की संख्या है। इटली में और अमेरिका में जो हाल देखा, सुपर पावर अमेरिका, उसके मायने फिर अगर यहाँ का अगर तंत्र कमज़ोर होता तो अगर इतना ये कैसे व्यवस्था सुचारू होती? आप भी ये भी बताइए साथ साथ में। देखिए सर, सबसे बड़ी बात आज मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें यानी कि जो भारत के लोग हैं ना उनकी इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है। और जो इटली, स्पेन और अमेरिका की तुलना की जाए तो उनकी तुलना में जो भारत देश है उसमें रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई है कोरोना पे के जो मरीज हैं उनकी। आपको क्या लगता है सर? आपको लगता है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, जी 1 मिनट मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, आप इस बात में ऐड कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि ये नहीं किया सरकार ने, अगर ये नहीं किया तो हमारी स्थिति इतनी बेहतर क्यों? और साथ में आप जो कहना चाहते हैं वो मुझसे कह सकते हैं। सबसे पहले मैं अमन भाई की एक बात का जवाब दे देता हूँ। अमन भाई ने कहा कि हमें इमीडिएटली कर देना चाहिए था, जिससे अपने जो मज़दूर भाई हैं वो तत्काल अपने गांव बस्ती पहुंच जाते। तो मैं ये कहना चाहूँगा उस मैटर पे कि आज जो कोरोना की स्थिति है, अमन भाई जिस तरीके से कह रहे हैं ना, वही परिस्थिति है। हमारे मज़दूर भाइयों ने थोड़ा सब्र नहीं रखा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो व्यक्ति जहाँ पर है, और उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा था, शायद आप शिक्षित व्यक्ति हो सर, आप अगर थिंकिंग कर सकते हो कि शायद हमने जो लॉकडाउन सहन किए, उस लॉकडाउन को पूरी तरीके से निभा लिया जाता। सर कैसे निभाते जब मकान मालिकों ने उन पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया? कैसे निभाते? ये बात सही है बिल्कुल। इस बात का भी मैं जवाब देता हूँ सर। इस बात के लिए हमारा प्रशासन था। प्रशासन कहाँ था सर? दिल्ली में हज़ारों लोग रोड पर जमा हो गए थे, प्रशासन कहाँ था सर? प्रशासन था, चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, हज़ारों लोग जमा हुए, हज़ारों लोगों को हटाने के लिए प्रशासन था। लेकिन जिन लोगों के साथ ये समस्या पैदा हो रही थी, कहते हैं ना कि जब सुरक्षा की बात आती है तो आदमी को अडिग रहना चाहिए। उसको मकान मालिक को भी बता देना चाहिए था कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको पैसा मिलेगा, अब नहीं तो 3 महीने बाद मिलेगा, आपको भी किसी को देना होगा, आप भी 3 महीने बाद दोगे। लोगों के अंदर जागरूकता से ज़्यादा सर उस समय की अगर आप हकीकत बात करो मेरी सोच के अनुसार, तो लोगों में सिर्फ डर था। ये जो जिस प्रकार से आप जो क्वेश्चन आप उठा रहे हो, उस क्वेश्चन में सीमित लोग थे, लेकिन अधिकांश लोग केवल डर की वजह से अपने घर वालों से, ऐसा होता है, ये भारत देश है, यहाँ पर मरने से पहले हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने सारे परिवार से मिल ले। लेकिन सर सॉरी, मेरी पूरी थोड़ी सी मैं अपनी बात रख लेता हूँ। तो यही डर था, लोग चाहते थे कि हम रहें नहीं, क्या पता हमको क्या हो गया। लोगों के मन में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। हालांकि आज हम देख रहे हैं भारत की इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हमको पता है, भारत के लोगों के बारे में। रिकवरी भी देखा जाए तो भारत के सभी देशों से बहुत अच्छी रिकवरी है, डेथें भी बहुत कम हुई हैं अगर और दूसरे देशों की अपेक्षा बात करें हम तो सर यहाँ तक है अगर प्रशासन ठीक से कार्य कर लेता, हालांकि प्रशासन ने, हर एक कोरोना योद्धा ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ हमने, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी लोगों की बात नहीं कर रहा, हम आम इंसानों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। सर आम इंसानों ने ड्यूटी नहीं निभाई, लेकिन वीआईपीज़ ने निभाई। सोनू सूद ने काफ़ी बसें लगवाई, आपको पता होगा, सोनू सूद ने काफ़ी मजदूरों को पहुंचाया। उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ दीजिए सर। उसका भी जवाब दे देता हूँ। सोनू सूद ने जो कार्य किया वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके किया, और जब लास्ट टाइम पे जो हालात थे उसके अनुसार सोनू सूद जी ने जो भी कार्य किया बहुत गजब किया। विनय दुबे उसका क्या कसूर था सर? विनय दुबे भी तो यही चाहता था कि लोगों को इकट्ठा करके प्राइवेट बसों से छोड़ा जाए, उसको क्यों गिरफ्तार किया गया सर? विनय दुबे जी के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैंने एक अपने इस जवाब को पहले दे दिया। मैंने सोनू सूद जी की अगर बात की है तो वो बिल्कुल उस टाइम की है जब लोग अनकंट्रोल होकर के आने जाने लग गए और प्रशासन ने बिल्कुल सुध न ली। लेकिन हम जो लॉकडाउन के शुरुआती जो 2 लॉकडाउन थे, उन लॉकडाउन में अगर हम अपने आप पे संयम रखते, अपनी सारी आवश्यकताओं और डर को निकाल करके केवल घर में, जैसा कि बोला था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, उस हिसाब से अगर हम रह जाते सर, तो
तो आप सोच सकते हो इस बात को, आप खुद भी जान सकते हो। आज अपन लोग हैं, हम डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, चलो माहौल इतना हो गया कि हम आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन शायद आज जो हालात हैं वो हालात पैदा ना होते। ये मेरी सोच है। बाद बाकी देखो, बहुत से लोग हैं जो बहुत उच्च स्तरीय सोच रखते हैं हमसे ज़्यादा, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल सोच है सर। इनकी ये पर्सनल सोच है, यानी कि ये जो भी अभी अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं, इनकी ये पर्सनल सोच है। तो जो आपकी जो सोच थी वो पर्सनल थी या फिर कहीं डेटा चुराया था आपने? नहीं, अपनी सोच थी, वो पर्सनल सोच थी, क्योंकि पर्सनल सोच थी आपकी। अभी इन्होंने जो जितनी भी बात बताई है उस पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? पर्सनल बता दीजिए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन जो लोगों को अनाज तक नहीं मिल रहा था, आपने देखा होगा कि लोग भूखे मर रहे थे। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस ने ऐसी दबिश की है जहां पर मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, नमक की 10-10 थैलियां पकड़ी है सर। ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं सर, नमक की 10-10 थैलियां पकड़ी है। ज़रूरतमंद को कहां पहुंचे सर? ऐसे लोग थे जो बीच में खा जाते थे। मुझे ये बताइए, अगर नमक की एक घर में 10 थैली इकट्ठी हो जाती है तो बताइए सरकार ने उनकी मदद की या नहीं की? बताइए। तो सर इसमें तो क्या है, वो तो जैसे कि वो तो खाने के पैकेट होते थे। अब दिल्ली में लोगों को भरपूर खाना मिल रहा था, ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें खाना नहीं मिल रहा था। कौन सा राज्य सर? तो इसमें मुंबई में बहुत बुरा हाल था। किसने कहा सर? तो ये मैंने तो आज तक न्यूज़ में ही देखा है। हम किसी पर्टिकुलर न्यूज़ का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन जी आप ऐड कीजिए, बाद में इसके बाद में मैं इनकी बात का उत्तर अपने शब्दों में दूंगा। जैसा कि सर अमन भाई जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम नहीं किया, तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को दोषी, किसी भी गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकता। क्यों सर? इसका भी जवाबदेही किसकी बनती है? इसका भी जवाब है सर। गवर्नमेंट ने, हर एक गवर्नमेंट ने, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी, सब ने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे कदम उठाए। लेकिन सर जो मीडिएटर होते हैं ना, वो मीडिएटर ही होते हैं। आप समझ जो बिचौली होते हैं वो बिचौली ही होते हैं। उनका काम होता है कि अगर 4 लेना और 2 देना। सर साफ शब्दों में बताने की कोशिश करें सर, जवाबदेही सरकार की नहीं तो किसकी? जवाबदेही सरकार से नीचे जाने वाले सिस्टम की है सर। सरकार ने आदेश निकाले, आदेश की पालना भी हुई। कई जगह पर आपने देखा होगा, एक ही स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर दिक्कत आई। एरियाज की बात करें तो वहाँ दिक्कत आई। वहाँ कहीं ना कहीं तो प्रशासन की चूक है, निम्न स्तर के प्रशासन की तो चूक है ना कहीं। उस चूक को तो हम नहीं ठहरा सकते। और रही बात तो खाने की, तो जैसे कि बात करें, मैं तो अपनी बता रहा हूँ सर, मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरे फ़िलहाल तो 3 सिलेंडर मैंने तो मुफ्त भरवाए। मेरे को राशन पानी भी हमको मुफ्त मिला है। मैं 1 मिनट सर जी, 1 मिनट माफ़ी चाहता हूँ। ये आपके सामने बैठे हैं, अभी इन्होंने बताया, तो आपने ये कैसे कहा कि आम आदमी तक मदद नहीं पहुंची? ये मदद नहीं तो क्या थी? देखिए सर, जो लोग पैदल अपने घरों से जा रहे थे, ठीक है, जो लोग रोज, किसने कहा पैदल जाने के लिए? सरकार ने ट्रेनें चलाई थी ना, क्यों नहीं गए वो? तो सर ट्रेनें बहुत लेट चलाई, बहुत समय बीत गया था जब ट्रेनें शुरू हुई। सर मैंने अभी आंसर पहले दे चुका हूँ। गवर्नमेंट ने तो ट्रेनें मजबूरी में चलाई जब लोग पलायन कर रहे थे। लोगों को तो सख्त मना किया था कि आप जहाँ हो वहाँ सुरक्षित रहें। और बाद में आपने देखा हो, कोरोना का जो संक्रमण फैला है सर, बाहरी प्रवासियों के द्वारा फैला है। हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया, जाते समय हम क्या पता किस एरिया से, किस जोन से गुजर के जा रहे हैं, किस व्यक्ति से मिल करके जा रहे हैं, किस प्रकार का संक्रमण लेके जा रहे हैं। अपनी और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने गाँव की, अपने एरिया की छवि हमने खराब की है। हमने का मतलब आप समझ जाओ, हमने का मतलब हम ही हैं। जी समझ गए सर, आपकी बात जायज़ है। एक तरफ इनकी बात को भी रखता हूं कि इन्होंने कहा कि बहुत लेट व्यवस्था की गई, मानता हूं व्यवस्था लेट की गई, थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और इतना बड़ा देश है, सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि ऊपर से आदेश आए थे कि जहाँ पे भी रहें, मतलब घर पर रहें, जहाँ हैं वो वहीं रहें। तो सर टेंट जो बनाए गए, खाने की व्यवस्थाएँ की गई, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि लोगों को निकलना पड़ा? मैंने सर इसका भी जवाब दे दिया आपको। जी दोबारा दीजिए, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं दे देता हूँ वापस से। लोगों का डर, बाहर घर वालों से मिलने का, उनके मन में केवल एक सवाल, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं खुद यहाँ था, मैं अपने घर से 600 किलोमीटर दूर था, तो एक बार मेरे भी मन में ये आ गई यार कि क्या पता क्या होगा। अच्छा है कि जो भी हो ना, घर पे जाके हो। तो सर फिर आप ब्लेम कैसे कर सकते हो उनको?
तो मैंने ब्लेम नहीं किया, लेकिन मैंने सर समझदारी से संयम से काम किया। मैं नहीं गया, आपको पता है, आप तो आपसे तो रेगुलर टीम मिलता रहे हैं हम। आपको यहाँ किसी प्रकार की इस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी सर। उनके वहाँ क्षेत्र में प्रॉब्लम थी, किराएदार थे, मकान मालिकों का प्रेशर था, छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे ऐसे दहलीज और दिल दहलाने वाले पाँव देखे हैं सर, जिनकी पाँवों में मतलब एड़ियाँ पूरी तरह से फट चुकी थी। इसके लिए सर देखो, कई लोगों को, जैसे मज़दूर वर्ग की बात करें तो मज़दूर वर्ग के जो ठेकेदार हैं या उनके जो कंपनियों के मालिक हैं, इनको थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए थी कि जिन व्यक्तियों की वजह से आपका इतना बड़ा कारखाना धंधा चलता है, उन व्यक्तियों के लिए कुछ सोचना चाहिए था। सर हम नॉर्मली अगर हम जाते हैं बस में, कोई 10 रुपये मांगने वाला कोई बच्चा आ जाता है, कोई लेडीज़ आ जाती है, कोई बूढ़ा बड़ा व्यक्ति मिल जाता है, हम तो उसको 10 रुपये देने में या कोई दूध की पाउच दिलवाने में या कुछ देने में पीछे नहीं हटते। वो तो आपके अपने थे जिनकी वजह से आपको लाखों करोड़ों रुपये का फ़ायदा होता है। मैं वहाँ उन फैक्ट्री और कारखानों वालों की बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूँ, और मैं तो यही मानता हूँ कमजोरी क्या कि उनके अंदर से उस समय इंसानियत ही खत्म हो गई। उनको केवल लालच देखा, अपना पैसा देखा। सर लालच दिखा, यूपी सरकार ने जब बसें चलाई तब टिकट का पैसा लिया, बल्कि जब राजस्थान सरकार ने राजस्थान से पलायन कर रहे मजदूरों का उनका टिकट का पैसा नहीं लिया। ये गलत सर, करेक्ट कीजिए, मैं करेक्ट करता हूँ। राजस्थान सरकार ने यूपी के बच्चों को पहुंचाने के बाद यूपी सरकार को बिल भेज चुकी है 2 बार। मेरे पास आंकड़े नहीं है कि कितने लाख रुपए का, लेकिन 2 बार बिल भेज चुकी है। बिल भेज चुकी है, आई नो, मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ से जाने वाली बसें जितनी भी गई हों, उनके अतिरिक्त प्रियंका गांधी जी ने बहुत सारे मतलब वाहनों के नंबर नोट कराए कि हम इन वाहनों से व्यक्तियों को लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, केवल बिलिंग देने के लिए। उसमें भी सर फर्जीवाड़ा शायद आपने सुना होगा, कहीं पे स्कूटी के नंबर दिए गए, कहीं ऑटो के नंबर दिए गए, कई गाड़ियों के नंबर तो ऐसे थे जो गाड़ियां है ही नहीं संचालन में। ई रिक्शा मतलब ऐसे ऐसे नंबर, स्कूटी, बाइक, ऐसे ऐसे नंबर जो आप जिनके द्वारा आप किसी को लेके नहीं जा सकते, और बता रहे हैं कि वो बस हैं, वैन है। क्या बात करें सर? नहीं, बात मैं एकदम पते की कर रहा हूँ और बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि राजस्थान सरकार ने मतलब ये किया, मैं उस पर भी आना चाहता था। राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों को फ्री पहुंचाया, मुफ्त पहुंचाया, हालांकि इसका बिल है जो यूपी सरकार को भेज दिया गया, ठीक है। अब इसमें हम इनसे उत्तर लेना चाहते हैं कि मजदूरों का क्या लगा जब राजस्थान सरकार ने उनको अपने इस राजस्थान से निकाल करके यूपी तक पहुँचाया और उनका जो बिल है वो यूपी की सरकार से मांगा, तो यहाँ प्रवासी मजदूर की मदद हुई या नहीं हुई? मदद हुई, प्रवासी मजदूर की तो मदद हुई, क्योंकि उनका किराया नहीं लगा और वो सुरक्षित घर पहुंच गए अपने। यूपी सरकार ने क्यों लिया फिर? इतनी यूपी सरकार की क्या मजबूरी थी, माफ़ कीजिएगा। तो यूपी के लोग थे ना, तो इसमें उन्होंने फिर अभी इस बिल वाले सिलसिले का अपने इसमें ज़्यादा इसमें नॉलेज है नहीं इसका। तो ये बताइए कि राजस्थान सरकार ने मदद की, प्रवासी मजदूर की मदद हुई या नहीं हुई? प्रवासियों की मदद हुई। अगर जैसे कि आपने अभी कहा कि प्रवासियों को तो मुफ्त भेजा, राजस्थान सरकार अगर किसी से बिलिंग ले रही है, ठीक है, तो इसमें राजस्थान सरकार की आप नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार ने मुफ्त भेजा। राजस्थान सरकार ने तो अपना पैसा ले लिया, उसको तो फिर आप यूपी सरकार का या किसी अदर स्टेट सरकार का कह सकते हो कि आपके व्यक्ति हमने आपके घर पहुंचा दिए, साहब पैसे दो। ये तो वही बात तो हो गई कि मैं आपसे कहूँ सर कैसे भी करके मेरे को घर पहुंचा दो और घर जा करके मैं आपका किराया दे दूंगा। मजदूर की हेल्प हुई या नहीं हुई? मैं उससे बच ही नहीं रहा। मैं कहूँ मजदूर की हेल्प हो रही है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे कि ना राजस्थान सरकार ने मुफ्त पहुंचाया, तो यूपी सरकार भी तो ऐसा कर सकती ना। राजस्थान सरकार ने मुफ्त पहुंचाया कहाँ? जब बिलिंग ही ले ली तो सर मुफ्त हुआ कहाँ? वहाँ मजदूर तो मुफ्त हुआ ना सर, मजदूर का पैसा तो नहीं लगा ना सर। हाँ, तो मजदूर का पैसा नहीं लगा, दिया किसने? यूपी सरकार ने ही तो दिया। तो यूपी सरकार भी तो ले सकती थी राजस्थान सरकार से, सरकारें आपस में डील कर लेती, या केंद्र सरकार ऐसी कोई गाइडलाइन तय करती, या आपस में मतलब आपस में एक कोऑर्डिनेटर नहीं बन पाया, यानी कि कन्वेंस उतना मतलब आपसी संवाद सही नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की है, वहाँ पे बीजेपी की है, वो संवाद ही नहीं बन पाया, उनके बीच में बातचीत ही नहीं हो पाई। इसका भी बड़ा रीज़न है सर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी की राजनीति। उन्होंने इस कोरोना काल में भी, आपको पता है, नहीं छोड़ी राजनीति करना। कोरोना काल में हर बंदा राजनीति कर। सर किसने नहीं की राजनीति? सर जो भी राजनेता है वो उनका धर्म है क्या सर? केजरीवाल ने राजनीति नहीं की इस मसले में, क्योंकि उसने जितने भी हॉस्पिटल थे ना, प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वहाँ पे उसने कोविड-19 थे, वहाँ पे उसने उपलब्ध करवाए, जितने बड़े बड़े होटल थे वहाँ हर फैसिलिटी उसने दी जो लोग विदेशों से आ रहे थे। केजरीवाल जी ने राजनीति नहीं की, आपका ये कहना है? हाँ, केजरीवाल जी ने राजनीति नहीं की।
जी सर बताइए। मैं तो सारी गवर्नमेंट की कहता हूँ, सारी गवर्नमेंट ने अपने 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 स्टेट में सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई। गहलोत जी ने क्या कमी छोड़ी साहब? भीलवाड़ा ऑपरेशन जो चलाया था बहुत गजब का चलाया था, लेकिन बस इतना है कि बाद में थोड़ी सी संक्रमण ज़्यादा फैलने के बाद, या ऐसा कह सकते हैं कि शायद उन्होंने अपनी उस उपलब्धि के पक्ष में, कहते हैं ना कि थोड़ा सा अहम मान लो, या अपने कदम ऐसे सोच लिए कि हम सब कंट्रोल कर लेंगे, उस ढील में जो अमेरिका ने की गलती, सर वही गलती कर बैठे। सर मैं बता दूं आपको, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, भीलवाड़ा मॉडल बना। क्यों बना? क्योंकि केंद्र सरकार के लगातार टच में थे और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की कई बार तारीफ कर चुकी थी। ये उनका कोऑर्डिनेटर आपस में बहुत अच्छा था। लेकिन इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने राजनीति नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी के मैंने भाषण तो नहीं सुने सर, लेकिन इस महामारी में जहाँ तक है, हाँ चलो ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली किसी केंद्र सरकार पर या किसी भी सरकार पर, केजरीवाल जी की इस बात में मैं सहमत हूँ कि उन्होंने किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। सहमत हूँ इस बात से मैं। आप दोनों सहमत हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? मेरी नज़र में सर, आपकी नज़र में है? मैंने जहाँ तक है, मैंने अगर कोई ऐसी न्यूज़ हुई होगी या कोई उनका ऐसा भाषण हुआ होगा जो मैंने अगर नहीं सुन पाया तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अब आप दोनों एक तरफा हैं और मैं एक तरफ हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रश्नों का आंकलन करके आया हूं और प्रश्नों का आंकलन मैं उसी आधार पर कर रहा हूं जो धरातल पर मुझे नज़र आता है। अगर ऐसा है, अगर दिल्ली सरकार ऐसा थी, तो फिर हॉस्पिटल के बाहर मृत्यु क्यों हो जाती है? देखिए सर, हॉस्पिटल के बाहर मृत्यु हो जाती है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है ना, उसमें तो उसने मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल थे। मैं आपको सुना रहा हूँ ना, मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। हॉस्पिटल के बाहर मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी के बीच में इलाज किया जाता है, कितनी भयावह स्थिति होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सर पहले की बात, अब पहले जैसे 5 साल उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 5 साल नहीं सर, अभी कोरोना काल। अभी तो सर नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी ना। लेकिन सर आपने कहा कि राजनीति नहीं की, राजनीति करने की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रोज़ करते थे, प्लाज्मा थेरेपी की वो बात करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो इतने, उनके अगर इरादे मजबूत थे, अगर उनकी इतनी बात मजबूत थी, तो फिर हॉस्पिटल के बाहर मृत्यु कैसे हो जाती? डेड बॉडीज़ के बीच में कैसे कोरोना पेशेंट का इलाज किया जाता? और बहुत से टीवी चैनलों ने इस पर ऑपरेशन किया है और बहुत सी जगह गंदगी पाई गई है हॉस्पिटल्स के अंदर। सर बताइए। मैंने सर आपको केवल एक बात का जवाब दिया, मैंने किसी भाषण में उनको केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नहीं सुना। बिल्कुल नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा कहा कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग कर रही है। लेकिन अगर किसी ने, जैसे अमन भाई ने कहा कि केजरीवाल जी ने व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, होटल्स को कोरोना सेंटर में, या कह सकते हैं अपन आइसोलेशन सेंटर में चेंज किया, बहुत अच्छी बात है। हर एक जगह पर किसी ने जिसकी जैसी व्यवस्था बनी उसने वैसा ही किया। और दिल्ली जैसी सिटी की अगर बात करें तो देखो बहुत घनी आबादी है, तो वहाँ तो होटलों को लेना ही पड़ेगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो अपने में अपन ने सरकारी स्कूलों को भी सेंटर बनाया, और अब लास्ट में जाके तो अपन ने होम आइसोलेशन भी किया। लेकिन जहाँ तक अपनी सारी व्यवस्था अपने हिसाब से की। लेकिन जैसा कि आप सर आपने बताया कि मृत्यु होती है, सफाई नहीं है, तो ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, मैंने कई जगह पे ऐसा सुना है। अब सब आपको एक बात बता देता हूँ, ताज़ी खबर है मेरे पास, कल की ही अपडेट है। हमारे धौलपुर ज़िले के बाड़ी शहर में एक व्यक्ति को, ये अब मुझे नहीं पता ये किसकी कमजोरी है, मैं ना तो किसी गवर्नमेंट को दोषी ठहरा सकता, लेकिन दोषी ठहराऊंगा उससे पहले स्वास्थ्य विभाग को, कि उन्होंने एक व्यक्ति को, एक कोई लड़का है जिसको पॉजिटिव बता दिया, वो भी बिना जांच के पॉजिटिव बता करके, और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अब वो उसने हंगामा किया सर। तो ये कमी है ना कहीं, दोनों की कमी है। और एक सर मैं एक उपलक्ष्य में इसमें बात कहता हूँ, मैं घर गया हुआ था अपने लॉकडाउन खुलने के बाद में, तो मेरे को 15 दिन आइसोलेशन में रखा गया था। मैंने खुद ने आइसोलेट किया था, होम आइसोलेट किया था खुद को। लेकिन मैंने जैसा कि सुना था, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि अगर आप किसी व्यक्ति को आइसोलेट करते हो तो उसकी कम से कम 15 दिन अपडेट लेनी चाहिए ना। तो सारी बातों को हम रखते हैं, सारी बातों को हमने मान लिया। इन्होंने कहा अरविंद जी राजनीति नहीं करते हैं, केजरीवाल राजनीति नहीं करते हैं। सर फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या आपका अभी भी वही प्रश्न है, मतलब वही उत्तर है? नहीं देखिए सर, सबसे बड़ी बात, अब अपने समाज की बात करें तो जयपुर की एक डॉक्टर थी SMS की, तो वो उसने कोरोना के पेशेंटों का इलाज कर रही थी, तो वो खुद उसमें जो कोरोना पॉजिटिव हो गया उस खुद को। सर केजरीवाल से हॉस्पिटल नहीं, केजरीवाल से केजरीवाल तक रहिए, मैंने जो पूछा वही बताइए कि केजरीवाल राजनीति करते हैं या नहीं।
आपका अभी भी वही उत्तर है या आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात, ठीक है, अभी दिल्ली में चुनाव हुए, वो बंदा 62+ जीतों से उसकी यानी कि जीत हुई, जीता ना वो बंदा। तो सर उसने साफ जब उसने वोटें मांगी थी तो उसने ये एक बात कही थी कि मैंने काम किया तो ही मेरे को वोट दो, अगर मेरे काम अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मेरे को वोट मत दो। सभी कहते हैं सर, इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी कहते हैं। कहाँ कहते हैं ये बात? सर मैं एक बात पूछूं, केजरीवाल जी ने कुछ मुफ्तखोरी नहीं लगा रखी क्या? बिल्कुल सर, सब कुछ मुफ्त कर दिया, पानी बिजली। हमने सुना है, बूढ़े बड़े अपने दादाजी वगैरह कहावत कहते हैं कि आपके पास खजाना कितना ही हो, अगर उसका विस्तार नहीं कर सकते तो एक दिन खाली हो ही जाता है। एक सेकंड सर, आपकी बात को काटना चाहूँगा। पानी का, बिजली का ये मुफ्त कर देना, ये राजनीति नहीं है क्या? तो सर इसमें तो सरकार के पास बजट है, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो जो सरकार के बड़े बड़े नेता होते हैं उनके पास कितनी सिक्योरिटी होती है? सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो इस नेशनल के, इस भारत के आईना होता है सर, इसलिए उनकी सिक्योरिटी होती है। मैं अमन भाई जी को 1 करोड़ रुपए देता हूँ, 1 करोड़ रुपए देता हूँ, और ये उससे बैठ करके कितने दिन खा सकते हैं, ये या इनका परिवार, बिना काम किए? बताइए। तो वो तो पैसे का यूज करेंगे तो ही खा पाएंगे, नहीं तो वो तो करोड़ रुपया तो कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं सर, 1 करोड़ रुपए आता ही आप बीमार हो जाएंगे घर पे बैठे बैठे। मैंने मुफ्तखोरी का उदाहरण दिया सर, बिल्कुल, कि मैंने 1 करोड़ इनको दिए, इनके पास 1 करोड़ रुपए है, ये उसको बैठ करके खाएंगे कब तक, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस दिन समाप्त होगा उस दिन क्या? उस दिन सर मेरे हिसाब से बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो वही दिल्ली हमारी राजधानी है, अगर आप उसके खजाने को इसी तरह खर्च करोगे, अगर आपको पैसा लगाना ही है ना, अगर आपको राजनीति से हट करके लोगों के लिए कुछ करना है तो रास्ते निकालिए। मेरे हिसाब से तो वो तो बहुत वेल ग्रेजुएटेड व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से वो चुनाव में से आने से पहले अन्ना जी के साथ रहते थे, उनका जो स्वभाव था, उसी स्वभाव के साथ मेरा कहना ये है कि वो लोगों के लिए ऐसी भावनाएं पैदा करें कि कुछ तो करें, ठीक है। लेकिन मुफ्तखोरी सर, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। भीख है, भीख देने से क्या, लोग हराम की अगर मिलती है, मैं यहाँ गलत भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लोगों को अगर मुफ्त की मिलती है ना तो लोग कामचोर बनते हैं सर। फिर मैं वही आपसे प्रश्न कर रहा हूँ और आपका उत्तर अब भी वही है कि बिजली और ये पानी ये सब मुफ्त कर देना, क्या ये राजनीति नहीं है? वो तो सर आर्थिक आधार पर होगा ना, हर बंदे के लिए थोड़ी होगा। सर ये कह रहे हैं हर बंदे के लिए नहीं है। वहाँ तो मेरे हिसाब से सबके लिए है। और दूसरी बात सर, जब तक इन पर अगर जैसे शहर की व्यवस्था करें, दिल्ली जैसी सिटी में तो जल संकट है, शायद आपको पता हो तो। और दूसरी बात, वहाँ पे अगर जल को मुफ्त कर दिया जाए, बिजली को मुफ्त कर दिया जाए, ऐसी जगह में जो हाईलाइट सिटी है, हाई प्रोफाइल सिटी है, अगर वहाँ पर इनके बिल को अगर आप माफ़ करते जा रहे हो, इसका मतलब है लोगों में डर है ही नहीं कि हमको बिजली बचानी है, पानी बचाना है कि नहीं बचाना। देखिए सर, दिल्ली में आपको मालूम होगा कि हर फैमिली को 200 यूनिट फ्री हैं। तो उसके बाद उसमें यानी कि आज जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो ऐसी फैसिलिटी आ चुकी है कि वहाँ जो मीटर लगे हुए हैं उसमें इतनी टेक्नोलॉजी है कि अपने रिचार्ज करने पर ही 200 यूनिट जब प्लस होंगे तो अपने रिचार्ज कराने पर ही घर में लाइट आएगी। लेकिन 200 यूनिट ही फ्री क्यों? ये राजनीति नहीं है क्या? ये क्या है? तो वो तो सर जो लोग हैं वहाँ यानी कि लाइट का यूज है बहुत कम करेंगे। ये कैसे सर? पहले सर एक दोस्त रहता है वो दिल्ली, पहले उसने बोला था कि पहले जैसे सीधा सिस्टम होता था जैसे अपने यहाँ है, तो हमें कहता कोई मतलब नहीं था, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज पहले रिचार्ज करना पड़ता है फिर बिजली आती है। सर आप यहाँ मेरे ख्याल से डबल स्टैंडर्ड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं फ्री है, एक तरफ कह रहे हैं कि वो मतलब रिचार्ज करवाना पड़ता है। फ्री है ना, लिमिट की है हर चीज़, इन्होंने बोल दिया मुफ्तखोरी है। तो पानी, पहले पीने का पानी नहीं था दिल्ली में। नहीं सर, पहले पानी नहीं था, पानी था। जल संकट तो अब आ रहा है ना सर, धीरे धीरे यमुना का पानी घटता जा रहा है। देखिए सर, घटता जा रहा है पानी की तो पूरे देश में ही देखा जाए। अब राजस्थान में पानी का यानी कि देखा जाए लेवल वो बहुत डाउन है। सर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं करते क्या वो? मतलब उन्होंने राजनीति नहीं की क्या? फ्री करके राजनीति नहीं की क्या? हम इस प्रश्न के आसपास भटकना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न यहीं खड़ा है और यक्ष प्रश्न खड़ा है। आप मुझे, आप दिल्ली के स्कूल देखिए, दिल्ली के स्कूल और स्पोर्ट्स ग्राउंड देखिए कितने शानदार हैं, आपको अदर स्टेट में नहीं मिलेंगे। सर मनीष सिसोदिया जी का आप YouTube के तहखाने में जाके वीडियोस देखिए, स्कूल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। सर आप किसका डेमो बता रहे हैं मुझे? सर अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें ना, जैसे कि अमन भाई जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति देखिए, ठीक है मान लिया,
लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा भवन बनाने के बाद, अच्छा भवन ज़रूरी है क्या? शिक्षा के लिए भवन हो ना हो, लेकिन उनके टीचरों के अंदर वो भावना प्रशासन को डालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को उनको इतना करना पड़ेगा कि वो मजबूर हो जाए बच्चों को अच्छी और शिक्षा देने के लिए। शिक्षा जैसी चीज़ अगर मुफ्त मिलती है तो वो अच्छी है। इन्होंने कहा कि स्कूलों में ये है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी का यूट्यूब पे जाके आप देखिए, वो अचानक किसी भी स्कूल में पहुंच जाते हैं और वह 1000 कमियां निकल जाती है। आपने देखा? बिल्कुल सही है सर, कमियां तो स्वाभाविक हैं, निकलती हैं। और दूसरी बात, मैंने उस प्रणाली पर, सिस्टम पे सवाल उठाया है कि शिक्षा के सिस्टम पे, शिक्षा का अगर भाई जी ने सवाल उठाया तो मैं शिक्षा के सिस्टम पे बात करूंगा कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल का सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में रहता है सर, इसीलिए बहुत कुछ परिवर्तन मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल का सेंटर सर आप प्राइवेट स्कूल में डाल के, और गवर्नमेंट स्कूल के टॉप बच्चों की मैं नहीं कह रहा, लेकिन स्थिति पता चल जाएगी टोटल रिजल्ट की। जी, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। आप मुझे ये बताइए, मान लिया जाए, मैं इस प्रश्न पर अभी तक क्यों टिका हुआ हूँ, इस प्रश्न पर अभी तक इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मुझे मेरा उत्तर नहीं मिल पा रहा है अभी तक। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मान लेते हैं वो राजनीति नहीं करते, आप बताइए कौन करता है फिर? देखिए सर, अगर उस बंदे ने राजनीति करता तो वो बंदा इतनी बड़ी जीत नहीं हासिल करता। मान ली मैंने वो नहीं करते, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से पहली बार सहमत हूँ। आप मुझे ये बताइए कौन नहीं करता राजनीति? राजनीति तो सारे ही करते हैं, लेकिन वो बंदा मेरे को नहीं लगता। सारे ही करते हैं, सारों के अंदर सिर्फ एक ही है जो वो नहीं करते। तो देखिए सर, सबसे बड़ी जीत का पहले राजस्थान में बीजेपी सरकार थी ना, तो अब कांग्रेस आ गई। क्यों? इसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा। क्योंकि हाँ, आप बताइए। राजस्थान में तो सर चक्र चलता रहता है। राजस्थान में, मैं यही बताना चाहता था, राजस्थान में तो ये नियम है 5 to 5, समझ गए आप? राजस्थान में ये नियम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए, अपने मान लेते हैं कि वो राजनीति नहीं करते। आज आपने ये पूरी डिबेट इसी के आसपास भटका दी है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वो नहीं करते। आप बता दीजिए, मैं सवाल पूछ पूरे भारत के अंदर। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अमन भाई जी से। चलो ठीक है, केजरीवाल जी राजनीति नहीं करते, अगर अपन राजनीति के टॉपिक पे आई गए हैं भटक करके कोरोना से, तो चलो आप बताई दीजिए फिर कौन राजनीति करता है? यही मेरा प्रश्न है, कौन राजनीति करता है पूरे भारत के अंदर, बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप दोनों से मेरा भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? आप देखिए, लॉकडाउन के अंदर कोरोना योद्धाओं में सिर्फ पुलिस, ठीक है, देश की आर्मी और डॉक्टर लड़ रहे थे ना सर? इस बात पे हम प्रश्न खड़ा ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। तो फिर जब भारत सरकार में सारा काम ठप था, उसके अलावा कौन किसान थे वो खेतों में काम कर रहे थे? सर, ये यक्ष प्रश्न के इर्द गिर्द नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने मान लिया डॉक्टर्स कर रहे थे। आप बात तो पूरी सुनिए। आपने बोला कि दिल्ली में ये ऐसा है वैसा उन्होंने कर रखा है। नहीं, ऐसा वैसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि राजनीति नहीं करते हैं, हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि राजनीति कौन करता है। हाँ, तो राजनीति तो कांग्रेस और बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं। अब सर, ये हिंदू मुस्लिम शब्द वैसे हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई, ये जो बंटवारा टाइप की लड़ाई है ना, ये मैं 2 व्यक्तियों की देन मानता हूँ, नेहरू जी और जिन्ना जी। इसके अलावा सर इस टॉपिक को छोड़ दें तो वो ठीक है। सर, मैंने सिर्फ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था। वापस मैं बार बार इसी प्रश्न पे आता हूँ। मुझे लगता है आपके पास अगर उत्तर इसका नहीं है और उत्तर नहीं मिल पा रहा है। सर, राजनीति कौन करता है? अगर वो नहीं करते तो राजनीति कौन करता है? आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस करती है। बीजेपी और कांग्रेस करती है। कोरोना के समय में किसने राजनीति की? सर, कोरोना के इर्द गिर्द मैं बात कर रहा हूँ, न कि पहले की। तो इसमें तो सर राजनीति कर तो रहे हैं, अब अपने को इतना इसका एक्सपीरियंस नहीं है। जी सर, यह बात हुई, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सोनिया जी का एक बयान सर, लॉकडाउन सोचे समझे बिना फैसला, ऐसा ही कुछ बयान दिया था उन्होंने। मतलब जिस समय पे पूरा भारत इमरजेंसी में चल रहा हो, इमरजेंसी में चल रहा हो, उस समय अगर आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर ही मानता हूँ मैं तो उनको, मनमोहन जी तो कहाँ थे, वही थे जो भी थे। मनमोहन जी तो एक सब दुनिया जानती है, हम नहीं, केवल भारतवासी नहीं, इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह जी तो केवल एक रिमोट कंट्रोल रोबोट थे। ठीक है, तो वो तो एक पीएम को चला चुकी हैं, एक देश को चला चुकी हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए था। फिर उनको ऐसी इस समय पर राजनीति करने का कोई
मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरी था। और बार बार उठाते रहे वो सवाल हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, राजनीति का समय आता है, चुनाव के समय आता है, तब आप सवाल उठाइए कि तब माहौल शांत हो जाएगा। बहुत हमको भी अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ, ये सही कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये समय मेरी सोच के अनुसार राजनीति का नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। और सर इसके जवाब में मैं यहाँ, आप मेरे को ये ना समझ लें कि मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर जी को किसी भी पार्टी के बारे में गलत कहता नहीं सुना। अगर कहते तो वो कांग्रेस के अपने राजस्थान के सीएम गहलोत जी का धन्यवाद नहीं करते। संबित पात्रा कौन सर? संबित पात्रा तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एक तरह से नेता है, हारे हुए नेता हैं। एक तरह से नेता है, सर्वोच्च प्रवक्ता कह सकते हैं बीजेपी के। बीजेपी के शायद सबसे दबंग। उन्होंने अभी एक ट्विटर पर एक पोस्ट किया था और कांग्रेस के एक नेता का उन्होंने फ़ोटो डाला था और उनके हाथ के अंदर शैम्पेन थी, या यूँ कह सकते हैं कि कुछ ड्रिंक थी, और वो पोस्ट किया था। कुछ समय के बाद में जब दूसरे दल को पता चला, विपक्षी पार्टी को, तब उन्होंने बीजेपी के ही नेता को ऐसी तमाम फोटोएं डाल दी, यहाँ तक कि अटल बिहारी जी को भी नहीं छोड़ा। तो ये राजनीति नहीं थी क्या सर? हाँ, बिल्कुल राजनीति सर। लेकिन मैंने किसी बीजेपी पार्टी का नहीं कहा, मैंने केवल प्राइम मिनिस्टर की बात कही। प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैंने जहाँ तक मेरी सोच है, वो जहाँ तक मेरी सूचना है, वहाँ तक मैंने प्राइम मिनिस्टर जी को किसी के लिए इस कोरोना समय में किसी के लिए फालतू बोलते नहीं सुना मैंने। वो अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलते हैं, वो हम जानते हैं। देखिए सर, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े हुए सर्वोच्च प्रवक्ता हैं, अगर वो भी ऐसा काम करते तो ये राजनीति हुई या नहीं हुई? 100% राजनीति। देखिए सर, इन्होंने पहले मुफ्तखोरी की बात की थी ना, तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहे हैं, तो वो क्या है? वो भी तो मुफ्तखोरी है। तो सर एक बात बता दीजिए। सर ज़रूरतमंद के लिए ये देना मुफ्तखोरी नहीं है। इंदिरा आवास योजना, हाँ, उसी ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो नेहरू जी को करना चाहिए था। भारत का सिस्टम क्या था, नेहरू जी को छोड़ो, चलो ठीक है, उस समय देश की स्थिति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार का सर उठा ही रहे हैं अमन जी के राजनीति पर सवाल, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देश को आज़ाद होने के 70 साल बाद, 70 क्या 5 साल और निकल गए, 75 साल बाद अगर आवास योजना मिल रही है, इसका मतलब हमारे देश में गरीबी ज्यों की त्यों ही है। तो सर आप जीडीपी चेक कीजिए ना, आप देश की जीडीपी घरेलू सकल उत्पाद चेक करिए, आज 2013 में क्या था और आज 2020 में क्या है, 7 साल। जी सर, ये इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मानना पड़ेगा। जीडीपी गिरने का कारण क्या है सर, आप ये बताइए। डीजल पेट्रोल के भावों को देखिए जो 70 हाँ, साल में एक बात और ऐड कर रहा हूँ। डीजल और पेट्रोल का भाव है वो लगातार आसमान को छू रहा है। आज कच्चे तेल कम है। इस बात को अमन भाई जी, मेरी बात को सुनिए। इस बात का जवाब सर, मैंने एक फेसबुक की एक लड़की थी, और मेरे हिसाब से उसकी उम्र 12-13 साल के नीचे ही होगी या समथिंग में ही होगी। उस बंदी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई वाले व्यक्ति केवल एक बार ये सोच के देखें कि पूरे भारत देश में राशन कार्ड के माध्यम से 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, चने की दाल मिलती है। आज सर मैं बता देता हूँ, मैंने राशन कार्ड का यूज किया, घर पे जाने के बाद मेरे को पता है क्या क्या दाल मिल रही है, गेहूँ मिल रहा है, गाँव में आज भी केरोसिन मिलता है, चावल मिल रहा है, गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है। लेकिन सर डीजल और पेट्रोल के भावों में आसमान क्यों छू रहे हैं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ सर। ये मुफ्त मिल रहा है, मैं वहीं तक आऊँगा, मैं आपके प्रश्न तक आऊँगा, भागूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं भागूंगा नहीं। हम चाहते हैं कि थोड़ा संक्षिप्त में हो जाए। संक्षिप्त बिल्कुल सर, संक्षिप्त में। अमन भाई जी थोड़ा सा अगर मेरे को समय दें तो बिल्कुल संक्षिप्त में ही होगा। मैंने ये चीज़ क्यों बताई, एक बात बताइए सर, इसका दाम गवर्नमेंट हम लगभग गेहूँ हमने 1800 रुपये में बेचा है, लगभग औसतन, ऊपर हो नीचे हो छोड़ दो, 1800 रुपये में बेचा है। अगर उसको 1800 में खरीद के, मतलब 18 रुपये किलो में खरीद करके, और 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, बल्कि मैं तो इस कोरोना काल में तो मुफ्त चल रहा है सर, वो पैसा कहाँ से आएगा? गरीब व्यक्ति के पास कोई भी फॉर्च्यूनर नहीं होती चलाने के लिए, साइकिल ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल होती है कि वो अपना कोई इमरजेंसी में काम कर सके। तो देखिए सर, सबसे बड़ी बात, गेहूँ सभी जो आर्थिक आधार पर गेहूँ का जो होता है, जो ज़मीन के आधार पर गाँव में होता है भाई, जिसके पास 5 या 6 बीघों से कम ज़मीन है, उन्हें ही गेहूँ दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है सामने कि जो अब इन्होंने तो बोल दिया गेहूँ का,
अब जब गेहूँ 1800 में है तो गेहूँ का जो बीज लेने जाते हैं तो मंडी में वो कम से कम 4500 से 5000 होता है। और जब आपने सरसों की बात करें तो सरसों का जो गवर्नमेंट रेट है वो तो 5500 रुपये है, लेकिन गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही है। हम इस पर बात करेंगे, दर्शकों से चाहता हूँ हम इस पर बात करेंगे जी। अमन भाई, हमारे मेन मुद्दे से पहली बात तो हमें दूर ले जा चुके हैं, और दूसरी बात सर पेट्रोल डीजल पर मैं अपने मत रखना चाहता हूँ एक लास्ट संक्षिप्त में, कि जिस तरीके से इन 3-4 महीनों में जो आर्थिक व्यवस्था, देखो हमको पता है कि जो भी किया है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, हर एक राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो भी किया है गरीबों के लिए, हम सब के लिए, गरीबों के लिए, हम सब गरीब ही हैं इस समय तो हम सब के लिए जो भी किया है मुफ्त में ही किया है। ये हम जानते हैं भाई, आपको नहीं मिला पता नहीं, लेकिन मुझे मिला है, फ्री सिलेंडर मिला है, मुझे फ्री में सब कुछ मिला है इसमें, क्योंकि सर आपको फ्री में मिला है। आपने ये कहा, मैं वापस अब प्रश्न से हम भटक चुके हैं, एक और ऐड करना चाहता हूं। तो अरविंद केजरीवाल पानी और बिजली मुफ्त कर रहे हैं तो वहां प्रॉब्लम क्या? क्योंकि पे अटक गया सर, क्योंकि इस काल में हम सब लोग बेरोजगार बैठे हैं। अगर इस समय अरविंद केजरीवाल हर एक चीज़ मुफ्त करते हैं तो उनके लिए सराहनीय था। पहले भी था गैस तो सर, सब्सिडी मिलती, सब्सिडी मना किया था। सब्सिडी पहले दी गवर्नमेंट ने, लेकिन साथ के साथ प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था शुरुआत में, और कि जो व्यक्ति सक्षम है वो अपनी सब्सिडी छोड़े, और लोगों ने छोड़ी। और आज तो शायद जो लोग पैसे वाले हैं ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के उनकी तो सब्सिडी अभी भी मिल नहीं रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं। वो केवल इसीलिए क्योंकि 3 महीने 4 महीने से व्यक्ति बेरोजगार बैठा है, पैसा नहीं है। ये मुफ्तखोरी नहीं है सर, ये एक गरीब की सहायता है इस इमरजेंसी में। चलिए, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लास्ट जी 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 हम आएंगे इस बात पर, हम आएंगे। फिलहाल एक ही क्वेश्चन सबसे बड़ा, तो अपने जो भारत देश है अपने जो पाकिस्तान को अपनी तुलना में बढ़िया मानते हैं, तो लॉकडाउन में सबसे डीजल का ज़्यादा यूज जो है उपयोग है वो किसान कर रहे थे। तो पाकिस्तान जैसा देश अगर डीजल को 43 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल को 27 रुपये 81 पैसे सस्ता कर रहा है, तो उसकी तुलना में भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों इतने बढ़ा रही हैं? सर, ऐसे तो ब्रिटेन के अंदर और बड़े बड़े देशों के अंदर बहुत बड़े दामों पर जो है पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। उनकी आप विकासशील गति को देखिए, विकसित गति को देखिए सर। हम विदेशों और पाकिस्तान की रही बात, तो पाकिस्तान की आपने बात कही, तो क्या पाकिस्तान और भारत की धरातल को आप एक ही समझते हैं? वो अलग अलग चीज़ है सर। पाकिस्तान की तुलना किसी भी क्षेत्र में अपने भारत से नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर विदेशों की बात करें ना, जैसे अमन भाई ने कहा कि केवल डीजल पेट्रोल को मत देखो, बड़े जो जितने भी विकसित देश है ना, उनमें सर टैक्स है ना, हमारे यहाँ जीएसटी पर रोकते हैं, थोड़ी सी जीएसटी पर रोकते हैं। विदेशों में टैक्स बहुत भरा जाता है, इतना भरा जाता है कि उनको अपने आय का बहुत सा भाग देना पड़ता है, तब जाकर। आई थिंक ये डिबेट है जो लंबी हो चुकी है। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कॉमन सक्सेस पॉइंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही तड़कते भड़कते सवालों से हम वापस आते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।